मैं बाबूलाल शर्मा आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय का पार्ट 2 टॉपिक नेफ्रॉन की संरचना पढ़ेंगे। मानव में दो वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। मानव में दोनों वृक्कों में 10-10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन के निम्न भाग होते हैं: बोमेन संपुट, निकट कुंडलित नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडलिका, संग्रह वाहिनी। बोमेन संपुट नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग प्यालेनुमा होता है। इसे बोमेन संपुट कहते हैं। वृक्क के अंदर वृक्क धमनी की शाखा प्रवेश करती है और ये अनेक भागों में, अनेक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। विभाजित होकर के ये अविवाहित धमनी के रूप में बोमेन संपुट के अंदर प्रवेश करती है। बोमेन संपुट के अंदर प्रवेश करके ये एक नलिकाओं की गुच्छे के रूप में बदल जाती है। इस नलिकाओं के गुच्छे को ग्लोमेरुलस या केसी का गुच्छ कहते हैं। बोमेन संपुट से बाहर की ओर अपवाही धमनी निकलती है। बोमेन संपुट के पिछले भाग से एक कुंडलित नलिका नुमा संरचना निकलती है, जिसे निकट कुंडलित नलिका कहते हैं। निकट कुंडली के नीचे आकर के एक युवाकार की संरचना, ये पास नुमा संरचना बदल जाती है, जिसे हेनले लूप कहते हैं। हेनले लूप ऊपर आकर के कुंडली संरचना बदलता है, इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। दूरस्थ कुंडलिका का दूसरा सिरा संग्रह वाहिनी में खुलता है। मूत्र निर्माण। मानव में मूत्र का निर्माण 3 चरणों में संपन्न होता है: परानिस्यंदन, पुनरावशोषण और स्त्रवण, जो किडनी के विभिन्न भागों में संपन्न होते हैं। अभी हमने जाना है कि वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन के अंदर अविवाहित धमनी प्रवेश करती है और एक कुंडलित नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और नेफ्रॉन के बोमेन संपुट से अपवाही धमनी बाहर निकलती है। अविवाहित धमनी की अपेक्षा अपवाही धमनी का व्यास कम होता है। इस कारण ग्लोमेरुलस के अंदर रक्त का दाब बढ़ जाता है और बोमेन संपुट के अंदर रक्त में से ग्लूकोज, जल, खनिज, लवण, एमिनो अम्ल
यूरिया। ये छन करके इस बोमेन संपुट में आ जाते हैं। बोमेन संपुट से ये छनित्र निकटतम कुंडलित नलिका में जाते हैं। निकट कुंडलित नलिका के ऊपर घनाभाग और उपकला कोशिकाओं का आवरण होता है। ये घनाभाग और उपकला इस छनित्र में से आवश्यक पदार्थ जैसे अधिकांश जल, ग्लूकोज, खनिज लवण, एमिनो इनका अवशोषण कर लेती है। लगभग इस छनित्र में से 75 से 80% भाग का अवशोषण हो जाता है। ये क्रिया पुनरावशोषण कहलाती है। अब ये छनित्र आगे बढ़ता होगा, हेनले लूप में जाता है। हेनले लूप में भी अवशोषण और स्त्रवण की क्रिया होती है। हेनले लूप से ये छनित्र अब दूरस्थ कुंडल नलिका में जाता है। दूरस्थ कुंडल नलिका में भी अवशोषण और स्त्रवण की क्रिया होती है। दूरस्थ कुंडल नलिका से ये छनित्र संग्रह वाहिनी के अंदर जाता है और बहुत सारे नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलिका का द्वितीय भाग संग्रह वाहिनी में आकर के खुलता है। और ये संग्रह वाहिनी वृक्क का जो कीपाकार भाग होता है, पेल्विस, इसमें आकर के खुलती है। जो वृक्क की ऊपर वाला भाग कॉर्टेक्स और अंदर वाला भाग मध्यांश कहलाता है। तो इस कॉर्टेक्स और मध्यांश के अंदर ये नेफ्रॉन स्थित होते हैं। जैसे नेफ्रॉन का बोमेन संपुट, निकट कुंडलिका, दूरस्थ कुंडलिका वाला भाग इस कॉर्टेक्स में स्थित होते हैं। और हेनले लूप और संग्रह वाहिनी ये इस मध्यांश में स्थित होते हैं। मध्यांश मेडुला में स्थित होते हैं। ये संग्रह वाहिनी वृक्क के कीपाकार भाग इस पेल्विस में आकर के खुलती है। पेल्विस से ये छनित्र वो संग्रह वाहिनी से छनित्र पेल्विस में आता है। ये छनित्र अब मूत्र कहलाता है। और ये मूत्र इन पेल्विस से निकलने वाली मूत्र वाहिनियों में होकर के दोनों वृक्कों से एक मूत्र वाहिनी निकलती है। मूत्र वाहिनी में होकर के ये मूत्र मूत्राशय में आकर के एकत्रित होता रहता है। मूत्राशय एक कीपाकार मांसपेशीय संरचना है। इसमें मूत्र धीरे धीरे एकत्रित होता रहता है। मूत्राशय के निचले भाग पर मूत्राशय अवरोधनी पेशी पाई जाती है। मूत्राशयी अवरोधनी पेशी ये इस मूत्र को मूत्राशय में रोके रखती है। जब
मूत्राशय पूर्ण रूप से भर जाता है तब मुद्रण तंत्रिका द्वारा संदेश मिलता है, संदेश मस्तिष्क को जाता है, मस्तिष्क से वापस संदेश आता है तो ये मूत्राशय अवरोधनी पेशी शिथिल पड़ जाती है और इस मूत्र को मूत्र मार्ग द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ये 5 से 6 लीटर रक्त लगभग 25 से 30 बार वृक्कों से होकर गुजरता है। तो 24 घंटे में इससे टोटल जो रक्त गुजरेगा वह लगभग 180 लीटर गुजरता है 24 घंटे में। तो हमारे दोनों वृक्क लगभग 24 घंटे में 180 लीटर रक्त को फिल्टर करते हैं, लेकिन मूत्र की मात्रा केवल 1 से 2 लीटर बनती है। हमारे लीवर के अंदर रक्त कणिकाओं का विघटन होता है। रक्त कणिकाओं के विघटन से बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन नामक पदार्थ बनते हैं। ये बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन अपघटित हो जाते हैं और यूरोक्रोम के कारण इस हमारे मूत्र का रंग पीला होता है। Thank you.